अंधेरी कोठी के मालिक का नाम मलिक शरीफ था। शहर के वस्त में उसका अपना ज़ाती 2 मंजिला मकान था। बुनियादी तौर पर वो एक बिल्डर था। प्लॉट खरीदकर उस पर मकानात, दुकानें तामीर करता और महंगे दामों उसे फरोख्त कर देता था। अंधेरी कोठरी दरहकीकत उसके मरहूम बाप ने किसी से खरीदी थी। उसके मरने के बाद मलिक शरीफ ने भी उसे कई बार फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन उससे मुताल्लिक पुरस्कार वाक़यात ने उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल ही डाउन कर दी थी। यूं भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक शहर भर में तकरीबन 40 घर और कोठियां ऐसी थीं जो कई बरसों से वीरान और उजाड़ पड़ी हुई थीं और अपने आसेब की वजह से शहर और बैरून शहर के बासियों में शोहरत रखती थीं। उन्हें कोई खरीदने की तो कुजा, रातों को करीब से गुजरने की भी जुर्रत नहीं करता था। मलिक शरीफ एक ठेठ कारोबारी शख्स था। उसने बारहा उस अंधेरी कोठी को औने पौने फरोख्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाया था। बिलाखिर एक रोज उसकी मुराद बराई। कोई रिजवी साहब थे जिन्होंने उस अंधेरी कोठी को खरीदने के लिए एक रोज मलिक शरीफ से राब्ता किया। मलिक शरीफ की तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने मामला तय करने के लिए फौरन रिजवी साहब को अपने दफ्तर में बुला लिया। ताहम वो हैरान भी था कि आखिर ये शख्स अंधेरी कोठी को क्यों खरीदना चाह रहा था। क्या उसे इसकी शोहरत के बारे में इल्म न था? बारतौर उसे तो आम खाने से मतलब था, पेड़ गिनने से नहीं। मुलाकात पर पता चला कि वो तवील अरसा बैरून मुल्क रहने के बाद अब यहां अपने मुल्क में सेटल होना चाहते थे, फैमिली समेत। और यहां वो मिठाई का कारखाना और दुकान खोलना चाहते थे। यहां वो अपने बीवी बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। क्या आप वाकई उस कोठी को खरीदना चाहते हैं? बिलाखिर इधर उधर की बातों के बाद मलिक शरीफ ने जरा गैर यकीनी से अंदाज में रिजवी से पूछा, अरे भाई, आपको भला क्यों शुबा है कि मैं उस कोठी को नहीं खरीदूंगा? रिजवी ने हैरत से पूछा। मलिक शरीफ ने दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए सोचा कि मामला तय होने से पहले उन्हें साफ और सच्ची बात बता देनी चाहिए। यूं भी ये ऐसी बातें तो ना थी जो रिजवी के इल्म में ना आती। चुनाचे मलिक शरीफ ने जब उन्हें अंधेरी कोठी की पुरस्कार शोहरत से आगाह किया तो वो बेख्तियार एक तवील कहकहा लगाकर बोले, अरे छोड़िए मलिक साहब, आप भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मैं न सिर्फ उस कोठी का सर्वे कर चुका हूं, बल्कि मुझे उससे मुताल्लिक सारी अफवाहों का भी इल्म है। लेकिन मैं आपको उस कोठी की लैंड कॉस्ट वैल्यू की रकम हरगिज़ न दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने उसके बहुत कम दाम लगा रखे हैं। इसलिए आप ये ख्याल भी जहन में मत लाइएगा कि इन सब बातों को जानने के बावजूद मैं उस कोठी को खरीदने में दिलचस्पी रखता हूं और यूं आप उसके दाम बढ़ाने की कोशिश करें। दरअसल मैं ऐसी ही जगहों को उनकी मार्केट वैल्यू डाउन होने की वजह से ही खरीदने की कोशिश करता हूं। रिजवी की सलाह सुनकर मलिक शरीफ समझ गया कि यह शख्स खासा चालाक था। बहरतौर उसके लिए यही काफी था कि औने पौने दामों ही सही, यानी भागते चोर की लंगोटी सही के मिस्ताक उसने भी वही दाम बताए जो पहले से तय कर रखे थे। फिर दोनों के दरमियान ये मामला तय पा गए और अब वो अंधेरी कोठी रिजवी की मिल्कियत में आ गई थी। रात के 1 बजे का अमल था। हर तरफ तारीकी सन्नाटा छाया हुआ था। नासिर और साजिद ने इस बात का ख्याल रखा था कि रंगा माती की ताकीद के मुताबिक इस पुरस्कार मामले की किसी को भी हवा न लगे। दूसरे ये काम इंतहाई होशियारी और राजदारी के साथ लगातार 19 रोज तक जारी रखना होगा। यूं उन दोनों के दरमियान ये तय पाया कि रात ठीक 1 बजे साजिद खामोशी के साथ घर को बाहर से ताला लगाकर निकलेगा और सीधा नासिर की तरफ आएगा, जो उसका अपने घर के बाहर खोपड़ी वाला थैला थामे मुंतजिर होगा। चुनाचे साजिद मुकर्ररा वक्त पर खामोशी से बाहर निकला, दरवाजे को ताला लगाया और नासिर के घर की तरफ चल पड़ा। उसका घर ज्यादा दूर न था, लिहाजा जब साजिद वहां पहुंचा तो वो उसका वहां बेचैनी से मुंतजिर था। उसने अपने एक हाथ में खोपड़ी वाला थैला पकड़ रखा था। चलें? साजिद ने उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की। हाँ चलो, जवाबन नासिर ने असबात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। नासिर की ताकीद पर साजिद ने एक छोटी टॉर्च अपने पास रखी थी। वो दोनों दोस्त तारीकी का हिस्सा बने पुरस्कार हेवलों की मानंद अंधेरी कोठी की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ने लगे। अंधेरी कोठी महल्ले के आखिर में वाक़ थी। आसमान साफ था। आखिरी तारीखों के चांद के बावजूद तेज सितारों से नजदीक तक के फासले सरनगू थे। जरा देर बाद वो दोनों अंधेरी कोठी के बड़े से पुराने चौबी गेट के सामने खड़े थे। यहां से तो दिन की रोशनी में भी गुजरते हुए अगर कोई अंधेरी कोठी का बाहर से नजारा करता तो उसकी वीरानी और बोसीदगी को देखकर दिलों में हैबत सी तारी होने लगती थी। यह तो फिर भी रात का निस्फ पहर था।
दोनों के दिलों को नामालूम से खौफ ने जकड़ लिया। वो अपने अपने इरादों के जोश तले यहां तक तो आ गए थे, लेकिन अब अंदर दाखिल होने का तसव्वुर भी उनके लिए महाल हो रहा था। नासिर के दिल में शगुफ्ता को हासिल करने का पुख्ता अज़्म था, जबकि साजिद अपनी छोटी बहन शगुफ्ता और अपने घर वालों को इस शैतानी मखलूक से निजात दिलाना चाहता था। इस अंधेरी कोठी की खौफनाक और आसिबी शोहरत की वजह से आसपास का इलाका अरसे से वीरान था। दाएं बाएं और अकब में कई 100 गज के रिहायशी स्कीमों वाले प्लॉट दूर तक वीरान थे। कोठी 3-4 मंजिल से कम न थी। कदीम दर्ज की इस कोठी में पुख्ता ईंटों से ज्यादा इमारती लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ढलवानी छत, मेहराबी दरीचों के अलावा 4 दीवारी भी थी, जो वक्त के साथ साथ कई जगहों से उधड़ चुकी थी। शिकस्ता गेट भी नीमवा होकर जमीन में धंस चुका था, जिसका दरमियानी खला आदम गुजार था। चलो अंदर साजिद, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अचानक नासिर ने उसे ठौका दिया। यार नासिर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, साजिद ने परेशान लहजे में कहा। डरने की क्या जरूरत है, तुम भूल गए? रंगामाती ने कहा था कि हमें अंधेरी कोठी के वीरान और उजाड़ माहौल से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। आओ पहले मैं अंदर दाखिल होता हूं। नासिर ने उसकी हौसला अफजाई की और साजिद ने टॉर्च निकालकर रोशन की तो नासिर बिला धड़क चौबी दरवाजे के दरमियानी खला से अंदर दाखिल हो गया। साजिद को भी हिम्मत हुई और फिर वो भी उसके अकब में अंदर दाखिल हो गया। इहाता वसी व अरीज था, मगर यहां जा बजा खुदरो घास उगी हुई थी। बरगद और नीम के पेड़ भी थे, जिनकी कई शाखें जटाओं की तरह झूल रही थीं। कोठी के मरकजी दरवाजे की तरफ जाने वाली कदरे बल खाती हुई पुख्ता रविश की ईंटें भी जगह जगह से उखड़ी हुई थीं। वो दोनों अपने धड़कते दिलों पर काबू पाते हुए धीरे धीरे मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे का एक पट बिल्कुल गायब था, जबकि दूसरा अपनी जगह मौजूद था, मगर इस तरह के टूटकर निस्फ गिरने के अंदाज में झुका हुआ था। जब वो दोनों टूटे हुए मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचे तो साजिद रुक गया और लरसती आवाज में नासिर से बोला, मैं तो वापस जा रहा हूं। नासिर ने उसे झड़का, बेवकूफ, हौसला करो, बात की मुसीबत से बचना चाहते हो तो तुम्हें यह सब कुछ करना होगा। साजिद ने दोबारा हिम्मत बांधी और आगे बढ़ा। फिर दोनों टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। टॉर्च का हाला अंदर उजाड़ और उखड़े हुए प्लस्तर वाली दीवारों पर गर्दिश कर रहा था। यहां भांत भांत का कबाड़ पड़ा हुआ था। कुछ कमरों के दरवाजे भी नजर आ रहे थे, जो जमीन में धंसे हुए जैसे सदियों से बंद पड़े थे। साजिद अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च के हाले को दाएं बाएं और नीचे ऊपर गर्दिश दे रहा था, और तब अचानक रोशन हाले ने एक भयानक मंजर को वाज़ेह किया। एक इंसानी लाश थी, और लाश के पेट से जहां सरिया पेवस था, वहां से ताजा खून बह बहकर सीलनजदा फर्श में जज्ब हो रहा था। साजिद के हलक से तेज चीख खारिज हो गई और टॉर्च उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। नासिर भी परेशान हो गया। दोनों को मालूम ना था कि वो लाश किसकी है। वो दहशतनाक मंजर नासिर ने भी देखा था और एक लम्हे को वो भी लरस गया था, मगर साजिद के मुकाबले में उसने अपने हवासों पर फौरी तौर पर काबू पा लिया था। डरो नहीं साजिद, ये कोई जिन भूत नहीं है, टॉर्च उठाओ, नासिर ने सरगोशी में उससे कहा। साजिद ने हिम्मत करके झुककर टॉर्च उठाई तो नासिर आगे बढ़कर लाश का मुआयना करने लगा। लगता है इसे मौत का शिकार हुए थोड़ी ही देर गुजरी है, वो बुड़बुड़ाया। साजिद की खौफ से बुरी हालत हो रही थी। नासिर भी अंदर से दहशतजदा था, लेकिन उसने खुद पर काबू पा रखा था। नासिर, हमें यहां से फौरन भाग चलना चाहिए, कहीं इस लाश की वजह से हम किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाएं, साजिद ने लरसीदा लहजे में कहा। नासिर लाश की तरफ देखते हुए पुरख्याल लहजे में बोला, लगता है ये बदनसीब शख्स अपनी मौत आप मरा है। इसने जरूर हमसे पहले यहां किसी भी मकसद के तहत अंदर दाखिल होने की कोशिश की होगी और फिर दहशतजदा होकर भागने की कोशिश की और इस उभरे हुए तेज नोकीले सरिये पर गिर पड़ा होगा। नासिर के माहिराना तज्जिये पर साजिद की कुछ हिम्मत बंधी, ताहम उसकी परेशानी हुनूस कम नहीं हुई। वो कहने लगा, नासिर कुछ भी सही, यहां एक लाश मौजूद है, कम से कम आज के वक्त तो वापस लौट जाना चाहिए। बोझदिलों वाली बातें मत करो साजिद, नासिर उसे समझाते हुए बोला। यहां किसी को आने की जरूरत नहीं होती, कौन देखेगा ये लाश, ये इधर ही पड़ी पड़ी गल सड़ जाएगी। आओ वो कब्र वाला कमरा तलाश करें, अभी से ही अगर यूं खौफजदा हो गए तो आगे अमल कैसे करोगे। फिर वो दोनों बारी बारी सारे कमरों के बोसीदा और टूटे हुए दरवाजों के अंदर झांक कर देखने लगे। उस पुरस्कार आमिल रंगामाती ने उन्हें इतना जरूर आगाह कर दिया था कि जिस कमरे में कब्र थी वो नीचे ही कहीं वाक़ था, लिहाजा उन्हें ऊपर कहीं तलाश करने की जरूरत ना थी।
बिलाखिर एक कोने वाले कमरे में वो कब्र नजर आ गई। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। कब्र की हालत बहुत शिकस्ता थी। अंदर गड़ा भी पड़ा नजर आ रहा था, जिसके अंदर से 3-4 मोटे मोटे चूहों की आमोदरफ्त जारी थी। नासिर ने फौरन अपने हाथ में थामा हुआ थैला खोला और फिर अंदर हाथ डालकर सबसे पहले एक लालटेन निकाली। उसके बाद रंगामाती की दी हुई खोपड़ी। ये तुमने अच्छा किया कि लालटेन साथ ले आए, साजिद ने कहा। हाँ, जाहिर है पूरा 1 घंटा अमल करना होगा। ये टॉर्च कब तक काम करेगी? नासिर जेब से माचिस निकालकर लालटेन जलाते हुए बोला। साजिद ने नासिर के कहने पर कपकपाते हाथों से वो खोपड़ी उठाकर कब्र के ऊपर रख दी और फिर दोनों साथ साथ कब्र के करीब बैठ गए। साजिद ने रंगामाती के बताए हुए जुमले उगलना शुरू कर दिए। वो हल्की आवाज में जुमले दोहराए जा रहा था। अभी उसे ये पुरस्कार अमल करते थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक बाहर वाले हॉल नुमा कमरे में किसी के कदमों की चाप उभरी। साजिद अमल करते करते बुरी तरह चौंका था। नासिर भी डर गया था। खबरदार, डरना मत, अमल जारी रखो और यहां से हिलने की कोशिश ना करना जब तक कि अमल पूरा ना कर लो, वरना बेमौत मारे जाओगे। एक शनासा आवाज जैसे पर्दाए गैब से उभरी। दोनों उस आवाज को पहचान गए थे, जो उस पुरस्कार आमिल रंगामाती की थी। वो दोनों दहल गए और फिर साजिद ने दोबारा अमल शुरू कर दिया। नासिर के कान अपने अकब में दरवाजे के बाहर उभरने वाले कदमों की चाप पर अटक गए थे, जो अब धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। फिर अचानक दरवाजे में जोर का खटका हुआ और तेज गैर इंसानी गुर्राहट उभरी। दोनों ठिठक कर अपनी गर्दनें मोड़े अकब में देखने लगे और जैसे खौफ से उनकी रगों में खून मुंजमिद हो गया। दरवाजे पर एक निहायत भयानक चेहरे वाली गैर इंसानी मखलूक किसी चौपाई की तरह रेंगती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। ये वही मखलूक थी जिसने शगुफ्ता का जीना हराम कर रखा था। अपनी मौत को आवाज मत दो, अमल जारी रखो। आमिल रंगामाती की तेज आवाज गूंजी और फिर दोनों वापस पलटकर खोपड़ी की तरफ मुतवज्जे हो गए। उसके बाद साजिद ने अमल शुरू कर दिया। वो गैर इंसानी मखलूक हौलनाक अंदाज में गुर्राती हुई अंदर दाखिल हो गई। उसके ऊंचे कोहान के अकब से निकली हुई मोटी दुम ईंटों के फर्श पर सरसरा रही थी। वो भयानक चेहरे वाली गैर इंसानी मखलूक बहुत गुस्से में थी और अपनी बगैर पपोटों वाली बड़ी बड़ी अंगारा आंखों से उन दोनों को घूरे जा रही थी। बार बार अपनी मोटी दुम जमीन पर जोर जोर से पटक रही थी। नासिर और साजिद पर मारे खौफ और दहशत के बुरी तरह लर्जा तारी था, मगर आमिल रंगामाती की कड़ी सरजनिश पर सख्ती से अमल करते हुए साजिद अपने अमल में मसरूफ था। इस दौरान उस शैतानी मखलूक की दुम कब्र पर धरी खोपड़ी पर पड़ी। कब्र के अंदर से एक कड़ी चीख बुलंद हुई और दूसरे ही लम्हे कब्र फटते ही हड्डियों का ढांचा कब्र में उठ बैठा। साजिद और नासिर दहशतज़दा होकर कई फुट पीछे जा पड़े। शैतानी मखलूक और वो ढांचा जोर जोर से चीखने लगे। नासिर और साजिद के लिए ये बड़े दहशतनाक मनाजिर थे। आमिल रंगामाती की तेज आवाज उभरी। साजिद ने दोबारा उसके बताए हुए अमल का विर्द शुरू कर दिया। कब्र पर धरी खोपड़ी ढांचे के अंदर से निकलने पर एक तरफ को सरक गई थी। ढांचा दोबारा कब्र में लेट गया। खोपड़ी की आंखों वाले 2 घड़ों से धुएं के मरगोले उठने लगे। आज का अमल पूरा हो चुका था। वो शैतानी मखलूक भी गायब हो गई थी। खोपड़ी से धुआं उठने का मतलब यह था कि अमल मुकम्मल हो चुका है। नासिर ने जल्दी से खोपड़ी उठाकर थैले में डाली, लालटेन संभाली और साजिद को अपने साथ आने का कहकर कमरे से निकला। फिर जब उस संग आलूद आनी सरिये में पिरोही लाश के करीब से गुजरने लगे तो दफतन ही लाश के बेसुध झूलते हुए वजूद ने हरकत की और अजीब लहजे में चिल्लाकर कहा, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ये कहकर वो लाश माहिए बेआब की तरह तड़पने लगी। अब तो नासिर और साजिद का मारे दहशत के बुरा हाल हो गया। वो दौड़ पड़े, पूरी अंधेरी कोठी के दरोबाम चीख पड़े। भागो पकड़ो जाने ना पाए जैसी कड़ी वाजे आवाजें उभरने लगी। मगर नासिर और साजिद दीवानावार दौड़ते हुए अंधेरी कोठी के मरकजी दरवाजे से बाहर शिकस्ता इहाते में आ गए। जब वो अंधेरी कोठी के टूटे हुए गेट से बाहर निकले तो हर सू गहरा सुकूत तारी हो गया। खबरदार, रुक जाओ, कौन हो तुम? अचानक एक आवाज पर दोनों बुरी तरह ठिठक कर रुके और बैक वक्त अकब में मुड़कर देखा तो सामने एक शख्स हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लाठी पकड़े करीब ही खड़ा था। यह महल्ले का पुराना चौकीदार खान चाचा था। उसने दोनों के चेहरों पर टॉर्च की रोशनी फेंकी थी। भागो साजिद, नासिर ने कहा और फिर दोनों दौड़ पड़े। अगले दिन पूरे महल्ले में कोहराम मच गया।
खबर यह थी कि रिजवी नामी जिस शख्स ने वो अंधेरी कोठी खरीदी थी, उसकी लाश उस कोठी के अंदर एक सरिये में पिरोई हुई पाई गई। जब रिजवी के घर वाले उन्हें तलाश करते हुए कोठी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें रिजवी की लाश पड़ी मिली। उसी वक्त पुलिस को इत्तला दी गई तो खान ने पुलिस को बताया कि रिजवी ने यह कोठी खरीद ली थी और वो उन्हें बगैर बताए शायद किसी वक्त उस अंधेरी कोठी का तन्हा मुआयना करने के लिए अंदर दाखिल हुए, जहां उनको कत्ल कर दिया गया। आसेबी चक्कर में ये बात यहीं खत्म हो जाती अगर वो चौकीदार खान चाचा उस रात नासिर और साजिद को अंधेरी कोठी से चोरों की तरह निकलकर भागते हुए न देखता। वो चूंकि महल्ले का चौकीदार था, इसलिए नासिर और साजिद को खूब अच्छी तरह पहचानता था। उसने फौरन पुलिस को बता दिया कि उस रात उसने 2 लड़कों को देखा था। उनमें से एक तैमूर का बेटा साजिद और दूसरा शफकत अली का भांजा नासिर था। चुनाचे पुलिस ने बैक वक्त दोनों घरों पर छापे मारकर नासिर और साजिद को रिजवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और सीधा थाने ले गई। दोनों के घरों में कोहराम मच गया। नासिर और साजिद इस नागहानी उफ्ताद पर बुरी तरह परेशान हो गए थे। थाने का इंचार्ज एक खुरंट हेड कांस्टेबल था। वहां अभी तक कोई एसएचओ तैनात नहीं हुआ था। यूं भी ये इलाका ऐसा था, यहां जराइम ना होने के बराबर थे और जाहिर है जहां रावी चैन ही चैन लिखे तो वहां ऊपर की आमदनी का क्या जवाज। इसलिए कोई यहां ट्रांसफर होकर आता भी था तो चंद रोज ठंड के बाद दोबारा अपना तबादला करवा लेता। ले देकर एक हेड कांस्टेबल इनायत ही रह गया था जो खुद को हवलदार कहलवाना ज्यादा पसंद करता था। वो एक खुरांट सूरत पक्की उम्र का शख्स था। छोटी मोटी चोरी चकारी की वारदातों में देने दिलाने का सिलसिला भी लगा रहता था, लेकिन इतने अरसे बाद इस महल्ले में कत्ल की इस लर्जाखेज वारदात पर वो खुद भी चौंके बिना न रह सका था। अब साजिद और नासिर उसकी गिरफ्त में थे, जिन्हें उसने मकतूल रिजवी के कत्ल के जुर्म में शक की बिना पर लॉकअप कर दिया था। अंधेरी कोठी में होने वाली लर्जाखेज वारदात की नौयत संगीन तो थी, लेकिन अभी पूरी तरह उसके ठोस शवाहिद और मुहर्रिकात सामने नहीं आए थे। हेड कांस्टेबल ने चौकीदार खान चाचा को भी तलब कर लिया था और दोनों मुश्तबा मुलजिमों नासिर और साजिद को अपने कमरे में बुलाकर उनसे तफ्तीश शुरू कर दी थी। इस दौरान एक अर्दली ने आकर हवलदार इनायत को यह इत्तला भी दी थी कि मुलजिमान के वालिद तैमूर और शफकत उनसे मिलने आए थे, मगर उसने न सिर्फ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था बल्कि उन्हें 2-3 घंटे बाद आने का कहकर थाने से चलता कर दिया था। वो एक कुर्सी में धंसा हुआ था और दोनों टांगे मेज पर फैलाए हुए था। हाथ में सियाह रंग का डंडा भी नजर आ रहा था। साजिद और नासिर दोनों उसके सामने खड़े थे, जबकि चौकीदार खान चाचा भी साथ खड़ा था। हवलदार इनायत ने पहले नासिर और साजिद को खशमनाक नजरों से घूरा, फिर करीब खड़े हुए खान चाचा की तरफ देखकर सख्त लहजे में बोला, मुझे शुरू से सारी बात बताओ, मगर मुख्तसर अल्फाज में। खान चाचा के चेहरे पर बेहद बेजारी के तासुरात थे। उसकी वजह यह थी कि वो आज दिन में कई बार यहां बुलाया जा चुका था। फिर वो बताने लगा, कल रात 2:15 बजे के करीब मैं अपना चौथा गश्त मुकम्मल करके अंधेरी कोठी के सामने से गुजरने लगा तो मुझे ये दोनों बदहवासी के आलम में उस कोठी के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। मैंने इन्हें खबरदार कहकर रोकने की कोशिश भी की, मगर ये दोनों मेरी तरफ देखने के बाद खौफजदा होकर भाग खड़े हुए थे। इतना बताने के बाद उसने अपने हाथ जोड़कर हवलदार इनायत से मुल्तजियाना लहजे में कहा, हुजूर अब मुझे जाने दें, मैं जरा आराम करना चाहता हूं, क्योंकि फिर दोबारा मुझे रात को अपनी ड्यूटी पर जाना है। हाँ ठीक है, जाओ अब तुम। बिलाखिर हवलदार इनायत ने उसे जाने की इजाजत दी। उसके बाद वो परेशान खड़े साजिद और नासिर की तरफ घूरता हुआ उठ खड़ा हुआ। उनके करीब पहुंचकर दोनों को मुखातिब करके बोला, मकतूल रिजवी से तुम दोनों की क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी? नासिर हैरत आमेज परेशानी से बोला, जनाब हम तो रिजवी साहब को जानते तक नहीं हैं। तो फिर तुमने उनका कत्ल क्यों किया है? हवलदार ने सुर्ख आंखों से नासिर को घूरा। हमने ये कत्ल नहीं किया, हमने तो आज तक मक्खी भी नहीं मारी, इस बार साजिद ने कहा। अच्छा, हवलदार ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, तो फिर उस रात अंधेरी कोठी में खाना पकाने गए थे तुम दोनों? हम तो वैसे ही गए थे, हमें एक अरसे से उस अंधेरी कोठी के बारे में तजस्सुस था, नासिर ने कहा। क्यों, तुम कोई शर्लॉक होम्स की औलाद हो जो इतनी देदा दिलेरी और बहादुरी के साथ वहां गए थे? हवलदार ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, मैं कहता हूं मुझे सच सच बता दो कि तुम दोनों ने रिजवी का कत्ल क्यों किया, वरना मेरा ये डंडा देख रहे हो ना। ये कहते हुए उसने अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ सियाह रोल दोनों के चेहरों के सामने लहराया और अपनी बात मुकम्मल की। ये पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता है। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक एक बार फिर अर्दली अंदर दाखिल हुआ और मौतबाना लहजे में बोला,
जनाब मकतूल के वारिस आए हैं, भेज दो उन्हें अंदर। और अर्दली सर झुकाए बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद दो अफराद सोगवार चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुए। दोनों की उम्रें 25-30 के दरमियान थीं। सूरतें भी एक दूसरे से तकरीबन मिलती जुलती थीं, जिससे साफ अंदाजा होता था कि दोनों आपस में भाई हैं। ये दोनों मकतूल रिजवी के बेटे थे, मगर उनके हमरा दो मजीद अफराद भी अंदर दाखिल हुए थे। एक तो तैमूर थे और दूसरा शख्स नासिर का मामू शफकत था। हवलदार इनायत ने बड़ी कहर आलूद नजरों से उन दोनों को घूरा तो मकतूल के एक बेटे ने हवलदार से कहा, हवलदार साहब, इन दोनों को हम अपने साथ लाए हैं। उसकी बात सुनकर हवलदार चौंका। जी हवलदार साहब, दूसरे बेटे ने कहा, आप इन दोनों के बच्चों को छोड़ दें, हमारे अब्बू को इन्होंने कत्ल नहीं किया है। उनकी बात सुनकर हवलदार इनायत ने इस बार दोनों को घूरा और जरा सख्त लहजे में कहा, आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि हमारे लिए ये दोनों अजनबी हैं और ना ही हमारे या हमारे मरहूम अब्बा की तरफ से कोई दुश्मनी है। ये कोई दूसरा चक्कर है। पहले बेटे ने कहा, यह पता लगाना हमारा काम है। कमाल है, आपके वालिद का बेदर्दी से कत्ल हो गया है और चाय वारदात से ये दोनों लड़के भागते हुए पकड़े गए हैं और आप कह रहे हैं कि हवलदार साहब। अचानक तैमूर ने उसकी बात काटकर संजीदा लहजे में कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रिजवी साहब का कत्ल 6 बजे और 7 बजे के दरमियान हुआ है, जबकि मेरा बेटा साजिद रात को घर पर ही था। ये देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। ये कहकर तैमूर ने अपनी जेब से रिपोर्ट की एक कॉपी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। हवलदार ने रिपोर्ट लेने की जहमत तक गवारा न की और करख्त लहजे में बोला, आप बाहर जाएं, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। तब नासिर के मामू ने हवलदार से कहा, ओ जी थानेदार साहब जी, मामला साफ है, कोई ठोस सबूत नहीं मिला और आपने हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया महज इस वजह से कि उन्हें उस अंधेरी कोठी से निकलते देखा गया, जबकि मकतूल के वारिसों को भी पूरा यकीन है कि यह कत्ल बच्चों ने नहीं किया, बल्कि ये सारा चक्कर उस अंधेरी कोठी का है। सब जानते हैं कि उस कोठी में आसिफ ने बरसों से डेरे डाल रखे हैं। जो भी उसे खरीदने की कोशिश करता है वो उस आसिफ का शिकार हो जाता है। हवलदार बुरी तरह तिलमिला कर रह गया, क्योंकि अंधेरी कोठी से मुताल्लिक ऐसी दास्तानें आम थीं। फिर मकतूल के दोनों बेटे भी नासिर और साजिद की बेगुनाही की गवाही दे रहे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाहिर थी। ये बात सबको तस्लीम थी कि मकतूल रिजवी उस अंधेरी कोठी के खूनी आसिफ का ही शिकार हुए हैं। यूं बात आई गई हो गई और साजिद और नासिर को ठोस सबूत ना होने के बायस छोड़ दिया गया। यूं पुलिस का किस्सा यहीं खत्म हो गया। नासिर और साजिद की खूब खिंचाई हुई थी। दोनों को चूंकि आमिल रंगामाती की तरफ से किसी को ये राज बताने की सख्ती से मुमानियत थी, इसलिए साजिद खामोश ही रहा। उन्होंने अपने बड़ों को इतना ही बताया कि वो अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अंधेरी कोठी में उस खूनी आसिफ का खोज लगाने गए थे। आज अमल का दूसरा रोज था। नासिर डर गया था कि कहीं साजिद इनकार ही न करते, मगर हकीकत ये थी कि एक बार अमल करने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ गई थी। वजह यही थी कि दोनों के सरों पर दो मुख्तलिफ अज़ाइम को तकमील करने की धुन सवार थी। लिहाजा दूसरी बार भी अमल कामयाबी से हमकिनार हुआ तो उनके हौसले मजीद बुलंद हो गए। अब वो पूरी तंदही के साथ अमल पर अमल करते चले गए और यूं लगातार 7 रातें उन्होंने अमल कर डाला। शगुफ्ता के साथ बदस्तूर वही हालात थे जो बजाय कम होने के मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगे थे। एक रोज ऐसा अंधोनाक वाक़या ज़हूर पजीर हो गया जिसकी किसी को भी तवक्को न थी। फ़ायज़ा की शादी हो चुकी थी, अब वो अपने घर की हो चुकी थी। घर में अक्सर अब शगुफ्ता और उसकी अम्मा होती। तैमूर शाम गए लौटते, जबकि साजिद कॉलेज जाता और शाम को 1-2 घंटे के लिए बाहर दोस्तों में रहता था। इस वक्त शाम के 4 बजे का अमल था। आज मौसम के तेवर सुबह ही से खराब थे। आसमान पर काले बादल छा गए थे। तैमूर दफ्तर जाने से गुर्जा थे, मगर जब उन्होंने देखा कि बारिश नहीं हो रही है तो वो 1 घंटा लेट ही निकल गए। साजिद कॉलेज से जल्दी लौट आया था और सो गया था। उसे रात को जागना पड़ता था, इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। वो दोपहर को जागा और खाना खाकर फिर सो गया। 2 घंटे मजीद आराम करने के बाद वो बाहर चला गया। अब शगुफ्ता और उसकी माँ तन्हा घर पर थीं। आसमान पर छाए हुए काले बादलों की वजह से सरे शाम ही घुप अंधेरा छा गया था। माँ किचन में काम कर रही थी, जबकि शगुफ्ता अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। शगु बेटी, जरा इधर आना, उसकी माँ ने पुकारा। वो जी अम्मा आई कहकर उठी और कमरे से निकली। उसकी माँ किचन ही में थी। वो उनके पास पहुंच गई। माँ ने पालक का बड़ा सा थाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा,
बेटी जरा ये पालक तो काट देना, जब तक मैं आटा गूंद लेती हूं। जी अच्छा अम्मा, अभी काट देती हूं। और खड़े खड़े वहीं पालक की डंडियां और पत्ते अलग करने लगी। फिर उसको छुरी से कतरने लगी। मां भी किचन के एक स्लेब के करीब खड़ी आटा गूंदने लगी। बेटी, अचानक शगुफ्ता की मां की आवाज सुनाई दी। जी अम्मा, वो पालक काटते हुए बोली। हाँ बेटी कहो, मां ने पूछा। आपने मुझे पुकारा था अभी? शगुफ्ता ने कदरे चौंक कर कहा। मैंने? नहीं तो, मां ने कहा, और फिर वो काम में मशगूल हो गई। बेटी इधर देखो मेरी तरफ। अचानक दोबारा शगुफ्ता को मां की आवाज सुनाई दी। उसने मां की तरफ देखा, मगर वो आटा गूंदने में मशगूल थीं। वो उसके करीब ही खड़ी थीं। अचानक शगुफ्ता के हाथ से छुरी नीचे गिरी। वो उसे उठाने के लिए झुकी तो उसकी निगाह अपनी मां के पैरों पर पड़ी। वो बुरी तरह दहल गई। मां के पांव उल्टे थे। पहले तो वो ये समझी कि उसकी मां ने शायद अपना रुख फेरा हुआ है। उसने झुके झुके गर्दन उठाकर देखा। वो बदस्तूर दूसरी तरफ रुख किए काम में मशगूल थीं। शगुफ्ता उठ खड़ी हुई और मां के चेहरे को बगौर देखने लगी। फिर लरसती आवाज से बोली, आपके पांव उल्टे हैं? तो फिर क्या हुआ? ये कहकर वो दोबारा काम में मसरूफ हो गई। मां के सर्द और सपाट जवाब पर शगुफ्ता हक्का बक्का रह गई। उस पर लर्जा तारी होने लगा। छुरी पकड़ा हुआ हाथ कपकपाने लगा। उस पर दोबारा हिस्ट्रियाई दौरे जैसी कैफियत तारी होने लगी। फिर अचानक उसे किचन के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर गर्दन मोड़ी तो मारे दहशत के उसकी आंखें फैल गईं। किचन के दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी। शगुफ्ता ने एक लरसती हुई निगाह उसके चेहरे पर डाली। फिर गर्दन मोड़कर अपने दाएं जानिब खड़ी आटा गूंथती हुई मां को देखा, जिसके पांव उल्टे थे। उसे वहीं खड़े पाया। अपनी मां के दो हमशक्ल को अपने सामने देखकर शगुफ्ता की हालत गैर होने लगी। दफतन उसके कानों में एक और आवाज टकराई, जो बाहर किसी कमरे से उभरी थी। शग्गू बेटी, जरा इधर आना मेरे पास। यह भी उसकी मां की आवाज थी। शगुफ्ता को सकता हो गया। तब उसके दाएं जानिब खड़े उल्टे पैरों वाली मां ने अचानक अजीब अंदाज में हंसना शुरू कर दिया। शगुफ्ता खौफ के मारे पसीने में नहा गई। मां ने हंसते हंसते उसकी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे के नकूश बदलने लगे और भयानक चेहरे वाली शैतानी मखलूक की सूरत इख्तियार कर गए। शगुफ्ता ने एक जोरदार हिस्ट्रियाई चीख मारी और अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी मां के पेट में उतार दी। मां के हलक से लर्जाखेज चीख उभरी और उनके पेट से खून का फव्वारा उबल पड़ा। मां अपना पेट पकड़े जमीन पर गिर पड़ी। मां की हमशक्ल गायब हो गई। दूसरी हमशक्ल मां, जिसका चेहरा भयानक होता देखकर शगुफ्ता ने उसके पेट में छुरी घोंपती थी, वो अब फर्श पर लेटी तकलीफ के मारे बुरी तरह कर्रा रही थीं। उनका चेहरा ठीक हो गया था और पांव भी सीधे हो गए थे। शगुफ्ता कांप गई। खून आलूद छुरी उसके हाथ से गिर पड़ी और वो मां को संभालने लगी। हाय अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? शगुफ्ता जख्मी मां को संभालते हुए रोने लगी। मां अपना पेट पकड़े दर्द से चिल्ला रही थी। शगुफ्ता ने भी धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शगुफ्ता रोती हुई दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खोला तो सामने बाप खड़ा था। तैमूर ने जो अपनी बेटी के कपड़ों में खून लगा देखा तो दहल गए। ये क्या हुआ है तुम्हारे? ये खून कैसा है? वो बेरब से लहजे में बोले। अब्बू। शगुफ्ता ने इतना ही कहा था कि वो गश खाकर बाप के बाजुओं में झूल गई। वो बुरी तरह हरासा और परेशान हो गए। बेहोश शगुफ्ता को संभालते हुए वो जल्दी से अंदर आए। उन्हें किचन की तरफ से बेगम की कर्राने की आवाजें सुनाई थी। वो मजीद परेशान हो गए। शगुफ्ता को सहन में ही बिछी एक चारपाई पर डालकर वो किचन की तरफ लपके। अंदर अपनी बेगम को खून आलूद और जख्मी पाकर सन्नाटे में आ गए। फिर तो जैसे दौड़ मच गई। उन्हें साजिद पर बेतहाशा तैश आने लगा कि वो इस वक्त घर पर मौजूद न था। वो दोहरी परेशानी का शिकार हो गए थे। एक तरफ बेटी बेहोश पड़ी थी तो दूसरी तरफ बेगम जाकुनी के आलम में जख्मी थी, जो शायद पेट पर लगे घाव की वजह से अब बेहोश हो चुकी थीं। अचानक तैमूर की नजर फर्श पर पड़ी खून आलूद छुरी पर पड़ी। वो जान गए कि उनकी बेगम के पेट में इसी छुरी से वार किया गया था। मगर किसने? यह सवाल निशान आंकड़े की तरह उनके जहन में अटक गया। उन्होंने फौरन अपने हवासों पर काबू पाया और अपनी बेगम को उठाकर कंधे पर लादा और बाहर निकल आए। आसपास पड़ोसी भी जमा हो गए थे। तैमूर ने जल्दी जल्दी पहले अपनी बेगम को कार के अकबी नशिस्त पर लिटाया और फिर अंदर भागा और बेहोश बेटी को भी उठाकर बाहर आ गए। महल्ले वालों ने उनकी मजबूरी और मुसीबत को देखते हुए फौरन अपनी औरतों को उनके साथ कर दिया और एक मर्द भी उनकी मदद में शामिल हो गया। आनन फानन वो अस्पताल पहुंचे।
शगुफ्ता का कोई खास तिब्बी मसला न था, लेकिन उसकी मां की हालत बहुत ही नाजुक थी। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत मजीद बिगड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चांबर ना हो सकी और अस्पताल में ही जरा देर बाद दम तोड़ दिया। फिर तो जैसे पूरे घर में ही नहीं, पूरे महल्ले में कोहराम मच गया। महल्ला था ही कितना बड़ा। जंगल की आग की तरह यह बात मशहूर हो गई कि तैमूर की पागल और जुनूनी बेटी शगुफ्ता ने अपनी मां के पेट में छुरी घोंपकर उसे मार डाला। पुलिस भी ज़ाब्ते की कार्रवाई निपटाने वहां पहुंच गई और शगुफ्ता से बयान लेना चाहा, मगर बेचारी शगुफ्ता की हालत खराब थी। मां के इंतकाल पर उस पर मुतवातिर गशी के दौरे पड़ रहे थे। तैमूर ने अपने किसी जानने वाले की मदद से पुलिस के आला अफसर से बात करके अपनी मजबूरी बयान की और मामला रफा दफा करवाया। इस दौरान उन्हें अपनी जेब से कुछ देना तिलाना भी पड़ा था। लोगों ने तैमूर को यह मशवरा दिया था कि इससे पहले कि उनकी पागल और जुनूनी बेटी शगुफ्ता किसी और का खून करे, उसे फौरन पागल खाने में दाखिल करवा दिया जाए। तैमूर ने शगुफ्ता को पागल खाने तो दाखिल नहीं करवाया, अलबत्ता उसे अपनी कार में लेकर सीधे टाली वाले बाबा के पास पहुंचे और बड़े रुंधे हुए लहजे में सारी बिपता सुना दी। वो एक बहुत ही भयानक और खतरनाक शैतानी मखलूक है। उनका चेहरा जोश और जलाल से कपकपा रहा था। तैमूर उनकी बात सुनकर बुरी तरह हैरान और परेशान हो गए। भयानक मखलूक? आखिर ये कौन है, कहां से आई है और उसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? वो कई 100 बरस पहले मर चुकी है। ये उसकी रूह है। रही बात यह कि वो तुम्हारी बेटी की दुश्मन क्यों है, ये पुरस्कार हकीकत अभी राज में है। हमें भी अभी इसका पूरी तरह इल्म नहीं है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी बेटी की नहीं बल्कि तुम्हारे सारे खानदान की जान की दुश्मन है। अभी उसके पास वो कुव्वत नहीं है कि अपने जोरे बाजू से किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचा सके, मगर वो अपने शैतानी और भयानक मनाजिर के सहारे इसी तरह कारिस्तानियां सरंजाम देती रहेगी जिस तरह तुम्हारी बेटी को उसने इस्तेमाल किया। वो इतना कहकर खामोश हो गए। तैमूर पुरतशवीश सोच में गर्क हो गए। फिर कहने लगे, ए अल्लाह के नेक बंदे, अब आप ही हमें उस भयानक बदरू से निजात दिलाइए। हाँ, सरे दस्तों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। दरहकीकत उस भयानक बदरू की कब्र उस अंधेरी कोठी के अंदर किसी कमरे में बनी हुई है, जो तुम्हारे महल्ले में एक वीरान प्लॉट पर बरसों से नजर आ रही है। लेकिन खबरदार, उस कब्र के करीब भी फटकने की कोशिश मत करना। उस अंधेरी कोठी को तुम्हें उसके मालिक से खरीद कर उसे बसाना होगा। क्या? तैमूर उनकी बात सुनकर परेशान हो गए। हाँ, अभी हमारा इल्म यही कहता है कि जो भयानक बदरू तुम्हारे खानदान की जान की दुश्मन बन चुकी है, उसका ये पुरस्कार राज उस अंधेरी कोठरी से ही ताल्लुक रखता है। हम पूरी तरह ये पुरस्कार राज जानने के लिए अपने इल्म का जोर लगाएंगे। हमें उम्मीद है जल्द या बदेर उस खूनी राज को जान लेंगे, लेकिन तब तक उस बदरू की चीरा दस्तियों से महफूज रहने का सरेदस्त यही वाहिद तरीका है कि उस कोठी को वीरान और उजाड़ न रखा जाए। क्या जरूरी है कि उसे मैं ही आबाद करूं? क्या कोई दूसरा? नहीं, बुजुर्ग ने उसकी बात काटकर वाशिगाफ अल्फाज में कहा, उसे तुम्हें ही आबाद करना होगा, क्योंकि सारे पुरस्कार और खूनी वाकयात का ताल्लुक तुम्हारे ही खानदान से है। बस अब ज्यादा वक्त बर्बाद ना करो और उसके मालिक को तलाश करके उससे फौरन ये कोठी खरीदो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मगर शगुफ्ता? उसकी तुम फिक्र ना करो। और फिर अपने लंबे सफेद कुर्ते की जेब से एक तावीज निकालकर तैमूर को थमाते हुए बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारा खानदान बदरू के शर से महफूज रहेगा। एक आखिरी बात पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछो। क्या इस तरह हमेशा के लिए हमारी उस बदरू से जान छूट जाएगी? नहीं, ये अभी इतना आसान नहीं। अभी ये पहला मरहला तय करो। जब तक हम भी इस पुरस्कार मामले से आगाही के लिए तवील रियासत करेंगे, तुम हमारे पास आते रहना। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, हम जल्द ही ये राज मालूम कर लेंगे। तैमूर उनका शुक्रिया अदा करके वहां से रुखसत हो गए। साजिद उदास सा नासिर की दुकान पर मौजूद था। उसे अपनी मां की अंधोनाक मौत पर असहद दुख था। वो नासिर से उदास लहजे में बोला, नासिर, मेरा ख्याल है मेरे इस अमल करने पर शैतानी मखलूक ने गुस्से में शगुफ्ता के जरिए मेरी मां को मौत के घाट उतारा है। अब मैं ये अमल हरगिज नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर नासिर परेशान हो गया। उसे अपने काम की फिक्र लाहक होने लगी और वो उसे समझाते हुए बोला,
साजिद, ये तू कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहा है? अमल को 12 रोज बीत चुके हैं, 7 रोज बाकी हैं। इस तरह तुम अपनी और मेरी भी सारी मेहनत जाया कर दोगे। मुझे इसकी परवाह नहीं, साजिद बेजारी से बोला। यार, क्या तुम उस आमिल रंगामाती की बात भूल गए जिसने कहा था कि इस अमल से शैतानी मखलूक का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा? बस सूरत दीगर वो तुम्हारे सारे खानदान को मौत के घाट उतार देगी। नासिर ने उसे डराने की कोशिश की। तो अब कौन सा हम उसके शर से बचे हुए हैं? साजिद ने नागवारी से कहा। और फिर जैसे अचानक उसे ख्याल आया, वो कहने लगा, तुम्हें एक बात तो मैं बताना भूल ही क्या। कौन सी बात? वो बात यह है कि मेरे अब्बू एक नेक बुजुर्ग से मिले थे जो टाली वाले बाबा के नाम से मशहूर है। अब्बू ने उन्हें सारी बात बताई थी। वो हमारे इस पुरस्कार मसले में खातिर खां मदद कर रहे हैं। उन्होंने मेरे अब्बू से यही कहा है जो आमिल रंगामाती ने हमसे कहा था। क्या कहा था? नासिर, जो बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था, पूछने लगा। यही कि एक भयानक शैतानी मखलूक की बदरू हमारी जान की दुश्मन बन गई है। लिहाजा अब उसी नेक बुजुर्ग ने अब्बू को यह मशवरा दिया है कि उस अंधेरी कोठी को हम खरीद कर उसे आबाद करें। नासिर उसकी बात सुनकर चौंक गया। फिर चंद सानिये किसी उलझन आमेजी में गर्क रहने के बाद बोला, तो फिर क्या अब तुम्हारे अब्बू उस अंधेरी कोठी को खरीदना चाहते हैं? हाँ। क्या उन्हें मालूम नहीं कि वहां एक कब्र भी है? हाँ हाँ, टाली वाले बाबा ने अब्बू को बताया था कि वो उसी शैतानी मखलूक की कब्र है जिसकी बदरू हमारे पीछे पड़ी हुई है। साजिद ने कहा, मगर इस तरह तो उल्टा हम सब की जान को मजीद खतरा पैदा हो जाएगा और फिर हमारा यह अमल भी अधूरा रह जाएगा। नासिर कहने लगा, ऐसा नहीं होगा। टाली वाले बाबा उस पुरस्कार राज का खोज अपने इल्म के जरिए लगाने की कोशिश में मसरूफ हैं। तो फिर उस कब्र के बारे में उन्होंने क्या कहा? क्या उसे ढा दिया जाएगा? नासिर ने किसी ख्याल के तहत पूछा। साजिद ने नफी में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, उन्होंने सख्ती से हमें उस कब्र की तरफ जाने से भी मना कर रखा है। नासिर किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर जब साजिद चला गया तो वो उसी वक्त आमिल रंगामाती के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सारी बातें बगौर सुनने के बाद वो तेज लहजे में बोला, अगर ऐसा हो गया और वो कोठी साजिद के बाप तैमूर ने खरीद ली तो सारा अमल न सिर्फ धरा का धरा रह जाएगा बल्कि उल्टा उसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ेगा। तुम साजिद को समझाओ कि वो अपने बाप को कोठी खरीदने से मना करे, वरना तुम भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। वैसे साजिद अपने बाप के इस फैसले के हक में नहीं है कि वो अपना अच्छा भला घर छोड़कर उस आसेबी अंधेरी कोठी में जा बसें, लेकिन असल परेशानी की बात यह है, अमल से बददिल हो चुका है, इसलिए उसने वो अमल आइंदा ना करने का पक्का फैसला कर लिया है। नासिर ने आमिल रंगामाती को असल मसले से आगाह किया तो आमिल के चेहरे पर तशवीश के साए मजीद गहरे हो गए। तुम उस बेवकूफ लड़के को समझाओ, अगर उसने ये अमल अधूरा छोड़ा तो पहले से ज्यादा बड़ी मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूट पड़ेंगे। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसने मेरी बात मानने से अब साफ इनकार कर दिया है। आमिल रंगामाती एक तवील हुंकारी भर के बोला, ठीक है, फिर मुझे ही कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। मां के इंतकाल के बाद शगुफ्ता बिल्कुल घुट कर रह गई थी। वो अपनी मां का कातिल खुद को समझे हुए थी। अगरचे उसके बाप और भाई साजिद ने उसे समझाने और तसल्ली देने की भी कोशिश की थी कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ये सारी कारिस्तानी उस पुरस्कार शैतानी मखलूक की है। शगुफ्ता को अब उस भयानक मखलूक से नफरत हो गई थी, शदीद नफरत। यही वो जज्बा था जिससे मगलूब होकर उसे अपनी मां के रूप में देखकर गैर इरादी तौर पर उसने पेट में छुरी घोंप दी थी। लेकिन टाली वाले बाबा की हिदायत के मुताबिक जब तैमूर ने वो अंधेरी कोठी खरीद कर उसमें शिफ्ट होने का ऐलान किया तो साजिद और शगुफ्ता ने अपने बाप के फैसले पर शदीद मुखालफत की। अब्बू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि आप बैल मुझे मार। सबसे पहले शगुफ्ता ने मुखालफत करते हुए बाप से कहा। साजिद ने अपनी बहन की तायद में बाप से यही कहा, हाँ अब्बू, शग्गू ठीक कह रही है। वो अंधेरी कोठी में ही तो बदरू का मस्कन है, वहां तो वो हम सबको बआसानी शिकार कर लेगी। ये मेरा फैसला नहीं है, टाली वाले बाबा का है, तैमूर बोले, और वो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। जरूर उन्होंने कुछ सोचकर और अपने इल्म के बलबूते पर ही हमें यह मशवरा दिया होगा जिसमें हम सब की भलाई है। नहीं अब्बू नहीं, मुआफ कीजिएगा, मुझे तो इस मामले में भी वो बेबसी नजर आते हैं।
उन्होंने हमसे कोई हतमी बात अभी तक नहीं की है। आखिर उस खूनी मखलूक का खात्मा कैसे होगा? शगुफ्ता ने संजीदगी से कहा। तैमूर अपने बच्चों की बात पर उन्हें मुलायमत आमेजी के साथ समझाते हुए बोले, देखो बच्चों, ऐसी बातें ना करो। वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और फिर उनकी कुव्वत का इस बात से साफ अंदाजा होता है कि वो सब जानते हैं। कुछ भी हो अब्बू, हमें तो उस असेबी कोठी में रिहाइश इख्तियार करने के तसव्वुर से ही हौल आ रहा है। हम हरगिज़ वहां नहीं जाएंगे, साजिद ने कतईयत से कहा और तैमूर खामोश हो गए। यूं ये मामला तवालत इख्तियार करने लगा। घर में अब एक अनजाने से खौफ की फजा पैदा हो गई थी। शगुफ्ता से बाप और बेटा दोनों ही डरे हुए थे कि न जाने कब वो उन्हें भी उस भयानक मखलूक के रूप में देखकर गलतफहमी में मां की तरह छुरी घोंप दें। साजिद ज्यादा परेशान था। इस परेशानी और खौफ जैसी फजा में बजाय कमी आने के इजाफा ही होता रहा। उस शाम साजिद अपने दोस्त से मिलकर वापस घर की तरफ आ रहा था कि अचानक एक शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। वो ठिठक कर रुक गया। उसके सामने पुरस्कार आमिल रंगा माती खड़ा था। वो उसे तेज नजरों से घूरते हुए बोला, तुमने ये अमल अधूरा छोड़कर अपनी और अपने घर वालों की मौत का सामान पैदा कर दिया है। तुमने मजीद अमल करने से क्यों इनकार कर दिया है? साजिद पहले तो उसके तेवर देख कर डर गया, मगर फिर हिम्मत करके बोला, मैं अब ये अमल नहीं कर सकता। क्या तुम्हें नासिर ने नहीं बताया कि मेरी मां किन हालात में मौत का शिकार हुई है? उसकी कोई और वजह होगी। उनकी मौत का इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। आमिल ने कहा, तो और भला क्या वजह हो सकती है? मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरे इस तरह के अमल करने से उस खूनी मखलूक ने तैश में आकर इंतकामन शगुफ्ता के हाथों मां को कत्ल करवा दिया। साजिद ने ठोस लहजे में कहा, यह गलत है। तुम्हें वो अमल हर सूरत में अब पाया तकमील तक पहुंचाना होगा, वरना तुम्हारे साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। तुम अब इस अमल को अधूरा नहीं छोड़ सकते। अब बाकी 5 दिन ही तो रह गए हैं। आमिल रंगामाती ने उसे घूरती हुई नजरों से देखते हुए कहा, मगर तुम्हें आखिर हमारे मसले से इतनी दिलचस्पी क्यों है? मेरी मर्जी, ये मेरा मसला है। मैं जानूं और मेरा काम, तुम्हें इससे क्या है? हाँ, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसकी जिद पर आमिल रंगामाती ने अजीब नजरों से उसे घूरकर धमकी आमेज लहजे में कहा। साजिद को उसकी आंखों में सफाकी की चमक लहराती हुई महसूस हुई। चेहरे पर करख्तगी के तासुरात भी वाज़ेह तौर पर उभर आए थे। इस वक्त इत्तफाकन आसपास कोई नहीं था। सन्नाटा तारी था। आमिल रंगामाती ने साजिद के चेहरे की तरफ जारहाना नजरों से घूरते हुए अपनी कमीज के अंदर हाथ डालकर जब बाहर निकाला तो साजिद के औसान खता हो गए। उस पुरस्कार आमिल रंगामाती के हाथ में एक तेज और लंबे फल वाला छुरा दबा हुआ था। छुरे के फल की चमक और रंगामाती की चमकती आंखों की सफाकी में कोई फर्क न था। साजिद का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। उसे यकीन हो गया कि यह सफाक आमिल आज उसकी जान लेकर ही रहेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। आमिल रंगामाती उसकी सरासीमा नजरों के सामने छुरा घुमाते हुए सफाकी से बोला, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो याद रखना, मैं ये छुरा तेरे पेट में घोंप दूंगा। मुझे इसी वक्त बता दो, अमल तू पूरा करेगा या नहीं? साजिद के मुंह से खौफ के मारे आवाज तक नहीं निकल रही थी, जबकि आमिल रंगामाती उसे अपनी खूनी आंखों से घूरे जा रहा था। उसने छुरे की नोक उसकी गर्दन पर चुभोते हुए दोबारा अपनी धमकी दोहराई। साजिद ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं ये अमल जरूर पूरा करूंगा। उसकी बात सुनकर आमिल रंगामाती के पतले पतले बदहैयत होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभरी। उसके बाद उसने छुरा अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया और गुर्राहट आमेज आवाज में बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी जगह मौत के घाट उतार सकता हूं। वो ये कहकर अपने रास्ते पर हो लिया। साजिद की जान में जान आई और फिर वो अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचा, उसका परेशान चेहरा देखकर तैमूर साहब ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? खैरियत तो है? जी अब्बू, परेशानी की कोई बात नहीं। वो घबरा सा गया था। तैमूर साहब ताड़ने वाली नजर रखते थे, जान गए कि साजिद किसी तशवीश का शिकार है। लिहाजा उन्होंने बड़ी शफकत भरे लहजे में उसके सर पर हाथ फेरते हुए दोबारा पूछा, देखो बेटा, हम सब इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब मुसीबत का शिकार हैं। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे बताने से हमारी परेशानी में मजीद इजाफा होगा तो बेशक ना बताओ, लेकिन अगर तुम्हारी परेशानी हमारी इस पुरस्कार मुसीबत से वाबस्ता है तो तुम्हें अपनी और हम सब की भलाई की खातिर छुपाना नहीं चाहिए।
तैमूर साहब के नर्म और समझाने वाले अंदाज ने साजिद को बिलाखिर सारी हकीकत आश्कार करने का हौसला अता कर दिया और फिर उसने सारी बात उन्हें बता दी। इत्तेफाक से उस वक्त शगुफ्ता भी वहीं मौजूद थी। बातों के दौरान चूंकि नासिर का भी जिक्र हुआ था, इसलिए वो चौंके बिना न रह सकी थी, लेकिन वो कुछ बोल ना पाई थी। अलबत्ता सोचने लगी कि इस सारे मामले में भला नासिर का क्या काम था। हाँ, तो ये बात है। तैमूर साहब एक पुरसोच हंकारी भरकर जेरे लब मुस्कुराए। मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा और नासिर को भी। नहीं अब्बू, वो आमिल बहुत सफाक और खतरनाक आदमी है, साजिद ने खौफजदा से लहजे में कहा। उससे डरने की जरूरत नहीं बेटा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मुझे उसका घर तो चलकर दिखाओ, वो रहता कहाँ है। तब शगुफ्ता ने किसी ख्याल के तहत कहा, आखिर पता तो चले कि वो पुरस्कार आमिल भाई साजिद और उस लड़के नासिर के जरिए ये पुरस्कार अमल किस मकसद के लिए करवा रहा है। क्या होगा उसका मकसद? तैमूर साहब ने गुस्से में दांत पीस कर कहा। इन लोगों के ऐसे शैतानी अमल से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो जरूर कोई सिफली अमल कराना चाहता होगा। मगर साजिद बेटे, खबरदार, वो जरूर कोई सिफली अमल कराना चाहता होगा। तुम अब मजीद ये अमल मत करना, ऐसा ना हो हम दोहरी मुसीबत का शिकार हो जाएं। नहीं अब्बू नहीं, मैंने तो अपने दिल में पक्का तहैया कर लिया है। आप बेफिक्र रहें, मैं उसकी बात अब आइंदा हरगिज़ नहीं मानूंगा, शगुफ्ता ने परेशान कुन लहजे में बाप से कहा। आपने शायद साजिद भैया की बात पर गौर नहीं किया। उस आमिल ने वो पूरा अमल ना करने पर भाईजान को जान से मारने की धमकी भी दी है। हाँ, मगर मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे लोग सिर्फ गीदड़ भपकियां देकर खौफजदा करना जानते हैं, उस पर अमल करना नहीं। ये कहकर वो साजिद की तरफ मुतवज्जे हुए और पुरजोश लहजे में अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए बोले, तुम दोनों तो अब ये बात अच्छी तरह जान गए हो कि एक खौफनाक और शैतानी मखलूक हम लोगों की दुश्मन बन चुकी है, और अगर हम उससे खौफजदा होकर हिम्मत हार बैठे तो वो बआसानी एक एक करके हम सबको मौत के घाट उतार देगी। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे। बस थोड़े दिनों की बात है। टाहली वाले बाबा उस बदरू के बारे में खोज लगाने की कोशिश में मसरूफ हैं। जैसे ही वो इस भयानक राज से पर्दा उठाएंगे, फिर वही उसे नीस्त नाबूद करने के सिलसिले में हमारी भरपूर मदद करेंगे। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब हम अपने अंदर उससे मुकाबला करने के लिए हौसला और वलवला पैदा करेंगे, बिल्कुल बेखौफी के साथ। इतना कहकर तैमूर साहब खामोश हो गए। बाप की बातों ने दोनों बहन भाइयों को काफी हौसला दिया था। अब उनके चेहरे खौफ से नहीं बल्कि एक वलवला अंगेज जोश से तमतमा रहे थे। नासिर को अपना मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। उसकी वजह यह थी कि साजिद ने उससे मिलना तर्क कर दिया था। अगरचे आमिल रंगामाती ने उसे इस बात का जिक्र करते हुए तसल्ली दी थी कि आज रात साजिद उसके पास आएगा, क्योंकि वो उसकी धमकी से खौफजदा हो चुका है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, लेकिन साजिद न आया। नासिर को तशवीश होने लगी कि अब क्या होगा। यह अमल अधूरा रह गया तो बकौल उस पुरस्कार आमिल रंगामाती खुद उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। फिर जब रात निस्फ से ज्यादा बीत गई तो नासिर की बेचैनी और बढ़ गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि अब साजिद कभी नहीं आएगा, जबकि आज रात के अमल को खाली भी नहीं जाने देना चाहता था। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। तब उसे और तो कुछ ना सूझा। उसने उसी वक्त उस पुरस्कार आमिल रंगामाती से मिलने का इरादा किया। दिल की लगन थी और कुछ उस पुरस्कार अमल के अधूरे रह जाने का भी अनजाना खौफ। चुनाचे वो दिल बांधकर खामोशी के साथ घर से निकला और रंगामाती के ठिकाने की तरफ चल दिया। जैसे कि मज़कूर हो चुका है कि रंगामाती का घर ज्यादा दूर ना था। महल्ले से निकलकर बड़ी शाहराह पर 40-50 कदम चलने के बाद एक चौराहा आता था, जिसके दाएं तरफ वाली सड़क पर वो छोटा सा पसमानदा महल्ला था जहां बेशतर गरीब गुरबा ही रहते थे। वहीं रंगामाती का घर था। भारत और नासिर तारीख और वीरान रास्तों पर तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसके ठिकाने पर पहुंचा। दरवाजे पर ताला पड़ा देखकर बुरी तरह ठिठक गया। कहां चला गया? वो ये सोचकर जेरे लब मुस्कुराया, फिर उल्टे कदमों वापस लौट गया। आज की रात बगैर अमल के गुजर गई थी। वो परेशान भी था कि जाने अब क्या होगा। आया अब ये पूरा अमल शुरू से दोहराना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा? ताहम उसने अगले दिन दोबारा आमिल रंगामाती से मिलने का इरादा किया। उसने हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठकर दुकान खोली तो चौंक पड़ा। उसने देखा कि शगुफ्ता के वालिद तैमूर आ रहे थे। चौंकने की वजह यह थी कि वो उसकी दुकान की तरफ आ रहे थे और उनके चेहरे पर सख्त बरहमी के तासुरात थे। नासिर अंदर से डर गया कि कहीं शगुफ्ता ने उनसे कोई शिकायत तो नहीं कर दी थी।
या फिर साजिद ने रंगामाती की धमकी के बारे में उन्हें सारी बातों से आगाह तो नहीं कर दिया था। बाहर तौर वो संभल कर बैठ गया। फिर जब तैमूर उसकी दुकान के करीब पहुंचे तो नासिर ने निहायत अदब के साथ उन्हें सलाम किया। बरखुरदार, तुम तो निहायत शरीफ लड़के लगते हो, ये तुम कैसी खराफात में पड़ गए हो? तैमूर ने उसे घूरते हुए बरहमी से कहा। नासिर फौरन समझ गया कि साजिद उन्हें सब कुछ बता चुका था, लिहाजा जरा अनजान बनकर कहा, मैं समझा नहीं अंकल, बात क्या है आखिर? बात तो तुम्हें अब पुलिस ही अच्छी तरह समझाएगी, और तुम्हारे उस आमिल रंगामाती को भी जिसके तुम चेले बन चुके हो, और मेरे बेटे साजिद को उस बदबख्त के कहने पर सिफली इल्म के अंधे रास्ते पर चलाना चाहते हो। नासिर ने सोचा कि अब खामोश रहने का कोई फायदा नहीं, लिहाजा वो बोला, अंकल आप गलत समझ रहे हैं। हकीकत यह है कि मैं जानता हूं आप लोग इन दिनों कैसी पुरस्कार आसिबी मुश्किलात का शिकार हैं। मैं इंसानी हमदर्दी के नाते आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। इसलिए रंगामाती ने मुझे बताया था कि कोई बदरू आपके खानदान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। लिहाजा उसने ये भी बताया था कि अगर इस खानदान का कोई फर्द यह अमल करेगा तो उस बदरू को काबू करके हमेशा के लिए फना के घाट उतार दिया जाएगा। तैमूर ने बड़े गौर से उसकी बात सुनी। उसे जाने क्यों नासिर के लहजे में सच्चाई महसूस हुई थी। ताहम वो बोले, अगर वो आमिल रंगामाती हमारा इतना ही हमदर्द है तो फिर वो ये अमल जबरदस्ती पूरा करवाने के लिए साजिद के इनकार पर उसे मार डालने की धमकी क्यों दे रहा था? नासिर साफ गोई से उनकी बात की तायद करते हुए जरा उलझकर बोला, जी हां अंकल, यही बात मुझे उलझन में डाले हुए है। तब तैमूर मायने खेज मुस्कुराहट से बोले, बरखुरदार, वो आमिल रंगामाती एक फ्रॉड मालूम होता है। वो अपने किसी सिफली मकसद के लिए तुम दोनों को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए मैंने साजिद को समझा दिया है। अब तुम भी समझ लो कि उसका साथ छोड़ दो। जी अंकल, हो सकता है आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हों, नासिर ने धीरे से कहा और अपना सर झुका दिया। तैमूर अपने दफ्तर की तरफ हो लिए, मगर उनके जाने के बाद नासिर तजब्जुब का शिकार हो गया। तैमूर की यह बात उसके दिल को लगी थी कि अगर साजिद आमिल रंगामाती की बात नहीं मान रहा था तो फिर उसे साजिद को डराने धमकाने और पुरस्कार अमल पूरा ना करने पर जान से मार डालने की धमकी क्यों दे रहा था? क्या वाकई बकौल तैमूर साहब उसका कोई और शैतानी मकसद था? नासिर फितरतन एक ज़हीन और समझदार लड़का था, मगर शगुफ्ता की मोहब्बत ने जैसे उसकी सोचने समझने की सलाहियतें माऊफ कर दी थीं। मगर अब तैमूर के समझाने पर वो इस बात पर गौर करने लगा तो अचानक उसके जहन में यह ख्याल उभरा, कहीं ऐसा तो न था कि वो आमिल रंगामाती वाकई सिफली उलूम का माहिर हो और उसकी कमजोरी से फायदा उठाकर खुद उसे और साजिद को अपने किसी गंदे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस शैतानी मखलूक की रूह को काबू में करना चाहता हो ताकि वो उसे अपने ताबे करके अपने मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके? उसे अपना यह ख्याल ज्यादा पुरमायने लगा। ताहम उसने रंगामाती से मिलने का इरादा तर्क ना किया था। वो अब उससे सारी हकीकत मालूम करना चाहता था कि आखिर उसे इस सारे पुरस्कार मामले से क्या दिलचस्पी थी। चुनाचे जब उसके मामू शफकत हुसैन दुकान पर आए तो वो किसी न किसी बहाने दुकान से उतर गया। वो सीधा आमिल रंगामाती के घर पहुंचा तो उसे दरवाजा खुला मिला। वो धड़कते दिल के साथ दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। यकलख्त वो अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। फिर उसने सामने उजाड़ बरामदे में बने अकलौते कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। वो थोड़ा सा खुला हुआ था। नासिर आगे बढ़ गया। फिर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो सर तपा ठिठर कर रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे सामने का मंजर देखकर उसके मारे खौफ के चीख से निकल गई। सामने तख्त नुमा पलंग पर आमिल रंगामाती का वजूद इस तरह बेसुध पड़ा था कि वो सर की तरफ से निस्फ नीचे झूल रहा था। दोनों हाथ फैले हुए थे, आंखें खुली पड़ी थीं। नासिर का दिल यकबारगी साएं साएं करती कनपटियों से धड़कने लगा। उसने ये अक्लमंदी की कि फौरन खामोशी के साथ वापस पलटा और मकान से बाहर निकल आया। तैमूर दफ्तर गए हुए थे। शगुफ्ता घर पर अकेली थी। टाली वाले बाबा से लिया हुआ तावीज उन्होंने शगुफ्ता को दे दिया था। वो जब भी बाहर जाते तो वो तावीज उतार कर शगुफ्ता को थमा देते थे, जिसे वो अपने दाएं बाजू पर बांध लेती थी, वरना जब वो घर पर होते तो अपने बाजू पर बांध लेते। टाली वाले नेक बाबा ने उन्हें यही ताकीद कर रखी थी। साजिद हस्बे मामूल बाहर था, मगर अब वो ज्यादा बाहर नहीं रहता था, जल्द ही घर लौट आता था। शाम के 5 बजे का वक्त था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो समझी साजिद आया होगा, क्योंकि उमूमन उसके अब्बू देर से ही आते थे। उसने दरवाजा खोल दिया तो चौंक पड़ी। सामने उसके अब्बू खड़े थे।
उसने बाप को सलाम किया। तैमूर अंदर दाखिल हुए। उनका चेहरा सपाट था। शगुफ्ता जब अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो तैमूर ने उसे मुखातिब करके कहा, शगुफ्ता, वो तावीज उतार कर ताकचे में रख देना, मैं बाद में बांध लूंगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। शगुफ्ता को अपने बाप के तखातुब पर हैरत हुई, ताहम उसने ऐसा ही किया और अपने बाजू पर बंधा तावीज उतार कर ताकचे में रख दिया। ये ताकचा स्टोर रूम में था। वो जब स्टोर रूम से बाहर निकली तो दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। साजिद होगा। वो होले से बुड़बुड़ाई और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। दरवाजे पर साजिद ही था। अब्बू घर पर ही हैं, कहां रह गए थे तुम? शगुफ्ता ने तंबी वाले अंदाज में कहा। साजिद घबरा कर बोला, बाप रे, मारे गए। तुम कह देना मैं अभी अभी गया था बाहर। वो बहन की खुशामद करते हुए बोला। वो मुस्कुरा कर बोली, बेफिक्र रहो, अब्बू ने अभी तुम्हारे बारे में पूछा ही नहीं है। साजिद खुश हो गया, फिर दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शगुफ्ता अपने बाप को चाय वगैरह का पूछने की गरज से उनके कमरे में गई तो चौंक सी गई। कमरा खाली था। अब्बू कहां चले गए? अभी तो यहीं थे, उसने उलझकर सोचा। फिर दूसरे कमरे में भी देख लिया था। उसके बाद वो उन्हें अब्बू अब्बू कहकर पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे हैरत हुई। उसके दिल में यह ख्याल भी आया था कि हो सकता है अब्बू बाहर निकल गए हों, लेकिन उसने फौरन ही यह ख्याल जहन से झटक दिया, क्योंकि दरवाजे पर तो कुंडी चढ़ी हुई थी। उसकी पुकार सुनकर साजिद आ गया। क्या हुआ, खैरियत तो है? उसने बहन की तरफ देखकर पूछा। अब्बू पता नहीं कहां चले गए अचानक, अभी अभी तो आए थे, उसने जवाबन परेशानी से कहा। साजिद ने भी पूरे घर में बाप को तलाश किया, लेकिन वो कहीं नजर ना आए। तुम्हें पूरा यकीन है कि अब्बू आए थे? बिलाखिर साजिद ने बगौर बहन के चेहरे का जायजा लेते हुए पूछा। शगुफ्ता ने पूरे यकीन के साथ इस बात में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अभी अभी तो आए थे। मुझसे उन्होंने तावीज उतार कर ताकचे में रखने को कहा था कि बाद में गुस्ल करके वो उसे बांध लेंगे। अच्छा। साजिद उसकी बात पर उलझ सा गया। फिर यकदम जैसे वो खौफजदा नजर आने लगा। शगुफ्ता से बोला, शगु बहन, कहीं ये उस आसेब की कारिस्तानी तो नहीं? उसने जरूर तुम्हारे बाजू से तावीज उतरवाने के लिए ये चाल चली होगी। भाई की बात सुनकर शगुफ्ता लरस गई। फिर कपकपाती हुई आवाज में बोली, भाई मुझे तो डर लग रहा है। साजिद खुद भी परेशान था, मगर बहन को हौसला देते हुए बोला, शगु तू डर मत, मैं हूं ना। तुम भूल गई अब्बू ने हमें ताकीद की थी कि हमें जुर्रत और बहादुरी के साथ इन पुरस्कार हालात का मुकाबला करना होगा। वो तो ठीक है भैया, मगर वो तावीज? तुम ठहरो, मैं ताकचे से लाता हूं, साजिद ने उसकी बात काटते हुए कहा। और फिर जब वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ा तो शगुफ्ता भी उसके अक़ब में हो ली। साजिद ने स्टोर रूम में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, यकलख्त लातादाद चिमगादड़ें फड़फड़ाती हुई बरामद हुईं और उन दोनों के चेहरों से टकराईं। बेख्तियार दोनों ने एक तेज खौफजदा चीख मारी। शगुफ्ता तो भागकर सहन में आ गई, मगर साजिद वहीं खड़ा बुरी तरह चीखने लगा। भाई की चीखें सुनकर शगुफ्ता दोबारा उसकी तरफ भागी तो ये देखकर दहशतजदा रह गई कि एक चिमगादड़ साजिद के चेहरे पर चिमट गई थी और वो अपने दोनों हाथों से उसके बड़े बड़े परों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शगुफ्ता बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। वो रोने लगी। उधर साजिद की हालत लम्हा ब लम्हा गैर होती जा रही थी। वो खूनी चिमगादड़ साजिद के चेहरे के साथ चिमटी उसके चेहरे को बुरी तरह झंझोड़ रही थी, यहां तक कि साजिद के चेहरे से खून बहना शुरू हो गया। साजिद पागलों की तरह चीखता हुआ इधर उधर भाग रहा था। शगुफ्ता की समझ में नहीं आ रहा था कि वो साजिद की किस तरह मदद करे, मगर जब उसने देखा कि भाई के चेहरे से बुरी तरह खून बहना शुरू हो गया है तो वो अपना खौफ भुलाए उसकी मदद को दौड़ी। साजिद अब फर्श पर गिर गया था। शगुफ्ता के सर पर जुनून सवार हो गया। वो आगे बढ़ी और झुककर चिमगादड़ के पर को पकड़कर जोर से उसे उछाल दिया। साजिद का चेहरा बुरी तरह जख्मी होकर मस्क हो चुका था और वो तकलीफ की शिद्दत से तड़पे जा रहा था। चिमगादड़ फर्श पर फड़फड़ा रही थी। शगुफ्ता फौरन भाई की तरफ मुतवज्जे हुई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि फर्श पर फड़फड़ाती हुई चिमगादड़ अब तेजी के साथ अपनी हैयत तब्दील कर रही थी। इधर जब शगुफ्ता उठकर मदद लेने के लिए बाहर निकलने को उठी तो अचानक उसकी निगाह चिमगादड़ पर पड़ी, मगर अब वो वहां चिमगादड़ के बजाय वही भयानक सूरत गैर इंसानी मखलूक को हाथ निकाले धीरे धीरे उसकी तरफ रेंग रही थी। वो अपनी मोटी सी दुम तेजी के साथ इधर उधर पटक रही थी। शगुफ्ता की मारे दहशत के चीख निकल गई। वो असेबी मखलूक को अब इस कदर करीब पाकर गंग सी रह गई थी। उसके कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए थे। कुव्वत गोयाई सल्ब होकर रह गई थी।
वो किसी भी लम्हे जमीन पर गिरने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किलों से खुद पर काबू पा रखा था और खौफ से फैली हुई आंखों से उस आसेबी मखलूक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी। फिर जब वो आसेबी मखलूक बिल्कुल उसके करीब पहुंचकर रुकी तो उसने कड़ी अंगेज आवाज में गुर्राते हुए उससे कहा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे भाई की बेवकूफी से अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी खोई हुई कुव्वत दोबारा मिलने लगी है। वो बदरू एक जोरदार तहका मारकर हंसी। इधर शगुफ्ता का पूरा वजूद खिजा रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। उधर जमीन पर पड़े साजिद की अजियतनाक चीखों ने अलग उसे हवास बाख्ता कर रखा था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। आसेबी मखलूक ने अपने कोहान को हरकत दी और गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। उसके बाद फौरन धुएं में तब्दील होने लगी। शगुफ्ता गैर इरादी तौर पर दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजा खोला तो सामने अपने बाप को पाकर उसे गश आ गया। तैमूर ने बढ़कर उसे थाम लिया। तैमूर के खानदान की दुश्मन उस आसेबी मखलूक ने दूसरा वार भी उनके घर के एक एक फर्द पर बहुत कामयाबी से किया था। पहले शगुफ्ता के हाथों उसकी मां को कत्ल करवाया, उसके बाद उसने साजिद को भी जख्मी कर दिया था। उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली थीं। साजिद जिंदा तो बच गया था मगर अब वो हमेशा के लिए नाबीना हो चुका था। तैमूर के खानदान में यह दूसरा बड़ा अंधोनाक सानिया था। साजिद उनका अकलौता बेटा था, उनका बाजू था और उनके बुढ़ापे का सहारा था, मगर अब वो खुद दूसरों के सहारे का मोहताज हो गया था। शगुफ्ता ने बाप को सारी बात बता दी थी कि उनके साथ क्या हुआ था। ये जरूर उस आसेबी मखलूक का ही काम है। वो दांत पीसकर गुस्से से बोले, उसने सबसे पहले मेरा बहरूप भरकर चालाकी से तुम्हारे बाजू पर बंधा हुआ तावीज उतरवाया, फिर उसके बाद उस मनूस बदरू ने अपना वार कर डाला। शगुफ्ता एक बार फिर खुद को मुजरिम तसव्वुर करने लगी। ताहम अचानक उसे उस आसेबी मखलूक की वो धमकी याद आई। उसने कहा था कि उसके भाई साजिद की बेवकूफ़ी की वजह से ही वो अब अपनी असली कुव्वत हासिल करने लगी थी। जब उसने ये बात बाप को बताई तो उनके चेहरे पर मजीद तशवीशकुन आसार फैल गए। फिर पुरसोच लहजे में बुड़बुड़ाते हुए बोले, मेरा ख्याल है ये सारी कारिस्तानी उसी बदबख्त आमिल रंगा माती के उस पुरस्कार अमल की है जो साजिद और नासिर दोनों मिलकर उस अंधेरी कोठी में रात को करते थे। मगर अब्बू, वो अमल तो साजिद भाई ने छोड़ दिया था। शगुफ्ता ने जैसे उन्हें याद दिलाया। हाँ, लेकिन ये दोनों बेवकूफ आधे से ज्यादा अमल कर चुके थे। वो पुरख्याल लहजे में बोले। अगले रोज तैमूर दफ्तर से 2 घंटे पहले ही अपनी कार में सीधे टाली वाले बाबा के हुजरे की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उनसे अपना सारा दुखड़ा बयान किया। टाली वाले बाबा ने बगौर उनकी बात सुनी और गहरे रंजो गम का इजहार किया। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। इसमें कोई शुबा नहीं कि एक बदखसलत आमिल की वजह से उस बदरू की रेशा दवानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दर हकीकत वो बदखसलत आमिल अपने मकरू और भयानक मकासद की तकमील की खातिर उस बदरू को अपने ताबे करना चाहता था, क्योंकि वो पुरस्कार उलूम का माहिर है। लेकिन हम जानते हैं कि उस बदरू को काबू करना किसी के भी बस की बात नहीं सिवाय अल्लाह के। लेकिन इसके लिए बहुत तवील इंतजार और कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। वो इतना कहकर खामोश हो गए। तैमूर ने परेशान कुन बेचैनी से कहा, बाबा, अब आप ही हमारी मदद करें। हमारा तो बदरू ने जीना दोभर कर डाला है। आखिर उस शैतान की हकीकत क्या है, ये किस तरह नीस्तो नाबूद होगी। तैमूर की बात सुनकर टाली वाले बाबा ने अपना दायां हाथ अपने बारिश चेहरे पर फेरा, फिर कहने लगे, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। मैंने पिछली मुलाकातों में तुम्हें बताया था कि ये एक शैतान की बदरू है जिसने आज से कई साल पहले खल्के खुदा का जीना दोभर कर रखा था। फिर तुम्हारे ही खानदान के एक नेक और बहादुर इंसान ने इसका खात्मा कर डाला था। फिर कई बरसों इस शैतान की बदरू इंतकाम लेने के लिए वीरानों में भटकती रही। उस वक्त ये बिल्कुल बेबस थी। फिर पुरस्कार उलूम के माहिर जो ऐसी बेबस बदरूहों को काबू करने के लिए सिफली अमल और जादू टोना करते रहते हैं, ऐसे ही किसी आमिल के सिफली इल्म ने उस बदरू की शैतानी कुव्वतों को मजीद चिला बख्शी और उसे महमेज किया। मगर वो खुद भी इसके शर और खूनी पंजों से जिंदा न बच सके। कमबख्त जहन्नुम वासिल हुए, मगर उस बदरू को आसिबी कुव्वतों से हमकिनार कर गए। वो इतना बताकर चंद सानिये को थमे। तैमूर बगौर उनकी बातें सुन रहा था। वो फिर बताने लगे, ये सब बातें हमने 3 रोज की खुसूसी रियासतों से मालूम की हैं और अब इसका एक ही हल है जो सरे 10 मुख्तलिफ मरहलों का हामिल है और खासा तवील भी। उनकी बात सुनकर तैमूर जोश से बोले, मैं हर मरहले से गुजरने के लिए तैयार हूं बाबा जी।
आप मुझे बताइए, ये सब बातें हम मरहलावार ही तुम्हें बताएंगे, लेकिन अफसोस है कि तुम अभी तक पहला मरहला ही सर करने में नाकाम रहे हो। तैमूर ये सुनकर घबरा से गए, फिर उलझन आमेज हैरत से मुस्तफसिर हुए। बाबा, मैं कौन से पहले मरहले में नाकाम हुआ हूं? तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें कहा था कि उस बदरू को जेर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उस अंधेरी कोठी में बसेरा करना होगा जहां उसकी कब्र है। लेकिन दर हकीकत वो उसकी कब्र नहीं है, उसे हलाक करने के बाद वहीं गड्ढा खोद कर दबा दिया गया था, और यही गलती हो गई। हालांकि उस शैतान को मारने के बाद फौरन चलाकर खाकसर कर देना चाहिए था। यूं वो जगह आम लोगों की नजरों से तवील अरसे तक ओझल रही थी। बरसाह बरस वीरान पड़ी रहने वाली उस अंधेरी कोठी का पुरस्कार आसेब उन धड़कते वीरानों और सन्नाटों में कुव्वत पकड़ता चला गया। अब उस बदरू के खात्मे का पहला मरहला यही है कि उस अंधेरी कोठी को आबाद करना होगा, और सबसे पहले तुम्हें ही अपने खानदान के साथ वहां रिहाइश पजीर होना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उस कोठी में किराएदार भी लाए जा सकते हैं, मगर खबरदार, जिस कमरे में उस शैतान को गाड़ा हुआ है उसे उसी तरह पड़े रहने देना। तैमूर ने हतमी लहजे में कहा, मैं अब सबसे पहले आपकी इस हिदायत पर अमल करूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को एतराज था। वो समझ रहे थे कि वहां हम बिल्कुल गैर महफूज हो जाएंगे। गैर महफूज तो तुम लोग अपने घर में भी हो, बाबा ने कहा। आपने दुरुस्त फरमाया। मेरा ख्याल है अब मैं अपने दोनों बच्चों को समझा लूंगा, तैमूर ने पूरे वसूख से कहा, और फिर रुखसत हो गए। नासिर बुरी तरह परेशान था। आमिल रंगा माती की पुरस्कार हलाकत उसकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो मर चुका था, और नासिर को अपने काम की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई थी। उसका दिल अब शगुफ्ता के ख्याल से बेचैन रहने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कौन सी सबील पैदा करे। शगुफ्ता के सामने अपने हाले दिल का इजहार करना उसकी नाराजगी का सबब बना था, और फिर उसने उसकी दुकान पर आना ही छोड़ दिया था। उस दिन के बाद से क्या मैं शगुफ्ता से दोबारा बात करने की कोशिश करूं? वो सोचने लगा, मगर फिर शगुफ्ता के सर्द और बेएतना रवैये पर उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। उसकी बेरुखी उसके लिए परेशानी का बाइस बन रही थी। तब अचानक उसके दिल में इस मसले का एक बिल्कुल सीधा साधा हल नजर आया। इस तरह वो नाराज भी ना होगी और वो कामयाब हो जाएगा। चुनाचे ये फैसला करके वो मुतमईन सा हो गया। आमिल रंगा माती की मौत आई गई बात हो गई थी। तैमूर ने भी उसके पास दोबारा आकर उसके बारे में पूछा भी ना था। जरा देर ही गुजरी थी, उसके मामू शफकत दुकान के अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। नासिर ने चंद ग्राहकों को फारिग किया। शफकत ने एक मोंडे पर बैठकर रजिस्टर और कलम संभाल लिया। पुत्र नासिर, मैं दुकान के कुछ सौदे लिख रहा हूं, ये जरा जाकर मार्केट से ले आ। उन्होंने दुकान में रखे हुए आइटमों की फहरिस्त फाड़कर उसे थमाई, फिर गिनकर पैसे भी उसे दे दिए। नासिर ने खामोशी के साथ उनसे दोनों चीजें ले लीं। शफकत को वो आज खोया खोया और परेशान सा दिखाई दिया। तब उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, पुत्र नासिर, बात क्या है? कुछ परेशान नजर आ रहे हो? नहीं नहीं मामू जान, ऐसी तो कोई बात नहीं। नासिर ने उन्हें टालना चाहा। वो जाने लगा तो मामू ने उसे फिर पुकारा। वो रुक गया। शफकत बहुत गौर से उसके उतरे हुए और खामोश खामोश चेहरे का जायजा ले रहा था। उनकी दुनिया में नासिर के सिवा कुछ न था। वो बे औलाद थे। उनकी बीवी का चंद साल पहले इंतकाल हो गया था, जबकि नासिर भी यतीम था। शफकत अब उसे ही अपनी औलाद की तरह चाहते थे। नासिर बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मामू, मैं वापस आकर आपसे बात करूंगा, पहले दुकान का सौदा ले आओ, नासिर ने कहा। शफकत ने आगे बढ़कर उसे शानों से थामा और फिर अपने सामने मोंढे पर बिठा दिया। फिर उसके करीब बैठते हुए बड़ी मुलायमत आमेजी से बोले, देखो बेटा, तुम मेरे भांजे ही नहीं मेरी औलाद की तरह भी हो। मुझे बताओ अपनी परेशानी। नासिर ने जिस बात का तहैया कर रखा था, उसने सोचा कि यही वक्त है वो उनसे साफ साफ कह डाले। जरा डरते डरते बोला, मामू, आप मुझे मारेंगे तो नहीं? शफकत हंसकर बोले, अरे बेटा, मैंने आज तक तुम्हें डांटा तक नहीं है, और फिर तुमने ऐसी कोई गलत हरकत की भी नहीं है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। बताओ तो सही, बात क्या है? नासिर को अपने मामू की बात सुनकर कुछ हौसला हुआ। मामू, वो मैं एक लड़की को पसंद करता हूं। मामू उसकी बात पर हंसकर बोले, अरे बेटा, तो इसमें इतना घबराने और डरने की क्या बात थी? वैसे क्या तुमने उसे कहीं दुकान में आते जाते छेड़ तो नहीं दिया था? नहीं मामू, मैं ऐसी हरकत नहीं करता। वो दुकान में आई थी सौदा लेने। अच्छा, किसकी बेटी है?
तैमूर साहब की। शगुफ्ता नाम है उसका? तैमूर साहब की, मामू ने दोहराया। मगर नासिर बेटे, उनकी बेटी शगुफ्ता तो बहुत पढ़ी लिखी है, इंटर पास है वो, और तुमने मुश्किल से मिडिल तक ही पढ़ा है। तो क्या हुआ मामू, मैं कोई चोर उचक्का तो नहीं? आप उसके बाप से बात तो करके देखें, नासिर ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। शफकत कुछ सोचने लगे थे, फिर कहने लगे, अच्छा तेरी ये जिद है तो मैं तैमूर साहब से किसी वक्त मिल लूंगा। नासिर खुश हो गया और दुकान से निकल गया। साजिद वाले वाक़े के बाद घर में एक अजीब सी मुर्दनी छा गई थी। तैमूर ने घर आकर अपने दोनों बच्चों को पास बुलाकर उन्हें सारी बात समझाई। इस बार वो इनकार न कर सके थे, लिहाजा तैमूर ने अगले ही रोज अंधेरी कोठी के मालिक शरीफ साहब से मुलाकात की। उसने बताया कि अब वो कोठी रिजवी साहब के दोनों बेटों की मिल्कियत है। फिर शरीफ ने उन्हें उनका पता बता दिया। तैमूर उसी वक्त रिजवी के दोनों बेटों से मिले और अपना मकसद बयान किया। उन दोनों भाइयों को हैरत तो हुई, ताहम उन्हें खुशी भी थी कि चलो किसी तरह उस आसेबी कोठी का कोई गाहक तो मिला। लिहाजा उन्होंने वही औने पौने दाम बता दिए जिस दाम पर उनके मरहूम वालिद रिजवी साहब ने मलिक शरीफ से खरीदी थी। सौदा तय हो गया। तैमूर ने अंधेरी कोठी को काबिल रिहाइश बनाने के लिए चंद मजदूर लगा दिए। महल्ले वाले हैरान और परेशान थे कि आखिर तैमूर को यह क्या सूझी, मगर तैमूर ने यह बात रास में रखी थी जिसकी हिदायत टहली वाले बाबा उन्हें पहले ही दे चुके थे। तैमूर ने मजदूरों को समझा दिया था, सिवाय एक कमरे के सारे कमरों की सफाई वगैरह कर डालें, नेस अंदर बाहर और इहाते में जो खुदरो झाड़ियां उगाई हैं उन्हें काट डालें। बढ़ई को बुलवाकर अंधेरी कोठी के दरवाजों वगैरह की भी मुरम्मत कराई गई, जो बिल्कुल टूटकर खस्ता और बेकार हो चुके थे। उन्हें नए सिरे से बनाया गया। यूं चंद दिनों में ही अंधेरी कोठी रिहाइश के काबिल बना दी गई। इस दौरान तैमूर ने अपनी जाती रिहाइशगाह के लिए किराएदार भी ढूंढ लिए। अब सिर्फ शिफ्टिंग का मरहला बाकी रह गया था, जो अगले रोज तय होना बाकी था। ये उसी शाम का जिक्र था कि शफकत पड़ोसी के एक जानने वाले के हमरा तैमूर के यहां आए। एक ही महल्ला था, सारे देखे बाले और जाने पहचाने लोग थे, इसलिए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आइए आइए शफकत साहब, आज आपने यहां आने की जहमत कैसे गवारा कर ली? तैमूर ने शफकत के साथ मुसाफे के दौरान कहा। भाई एक ही तो मोहल्ले में रहते हैं, आप सुनाए कैसे हैं? शफकत उनसे मुस्कुराकर दोस्ताना लहजे में बोल रहा था। क्या बताऊं जनाब, बस मुसीबत ने हमारा घर देख लिया है। हम आजकल बहुत परेशान हैं। तैमूर ने अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए अफसुर्दा लहजे में कहा। हाँ तैमूर साहब, हमें आपकी परेशानियों का इल्म भी है और अंदाजा भी। पहले भाभी की दर्दनाक मौत का सुना, फिर अब चंद रोज पहले ही आपके बेटे साजिद के नाबीना होने पर इंतहाई दुख हुआ। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह आप पर अपना फजल फरमाए और आप लोगों की मुसीबतें दूर करे। आमीन। उनके साथ आए हुए शमसुद्दीन ने ज़ेरे लब कहा। चंद सानिये फिर इधर उधर की बातें होती रहीं। उसके बाद शफकत हुसैन जरा खंकार कर आमदम बरसरे मतलब बयान करते हुए उनसे बोले, ये मौका ऐसा तो नहीं है कि ऐसी बात की जाए, मगर जाहिर है बेटियों को आखिर एक रोज ब्याना ही होता है। मैं दरअसल आपकी बेटी शगुफ्ता के रिश्ते के सिलसिले में आया था, अपने भांजे नासिर के लिए। वो इतना कहकर खामोश हुए तो उनके साथ आए शमसुद्दीन ने लुकमा देना जरूरी समझा और वो भी तैमूर से कहने लगे, हम सब एक ही महल्ले में रहते हैं और ये महल्ला ही नहीं बल्कि एक खानदान भी है हम सब अफराद का। नासिर अच्छा लड़का है और आपका भी देखा भाला है, आपका क्या जवाब है? उन दोनों की बातें सुनकर तैमूर चंद सानिये अजीब शशोपंज का शिकार हो गए। फिर शफकत से बोले, आपके भांजे नासिर की तालीम कितनी है? तालीम तो बस उसकी वाजिबी सी है, लेकिन वो इंतहाई मेहनती और शरीफ लड़का है। मेरी तो सारी दुकान ही उसने संभाल रखी है और वही मेरा सहारा भी है। मगर जनाब, मेरी बेटी शगुफ्ता ने इंटर कर लिया है और अब वो साइंस ग्रेजुएट के पहले साल में है। मैं इनकार तो नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि जिंदगियां लड़का लड़की नहीं गुजारनी होती है, मैं इस सिलसिले में पहले अपनी बेटी का इंदिया लेने की कोशिश करूंगा, तैमूर ने कहा। शफकत ने शमसुद्दीन की तरफ देखा तो वो तैमूर से बोले, ठीक है तैमूर साहब, आप बेशक अपनी बेटी से पूछ लें, लेकिन बहरहाल फैसला आप ही का आखिरी होगा। हाँ, लेकिन मैं अपनी जवान औलाद पर दबाव डालने और अपनी मर्जी मुसल्लत करने का कायल नहीं हूं, तैमूर ने उनका इशारा भांप कर निहायत संजीदगी से कहा। फिर उसके बाद वो दोनों वहां से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद तैमूर गहरी सोच में गर्क हो गए। ये पहला रिश्ता था जिसने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी, अगरचे ये बात वो भी अच्छी तरह जानते थे।
पूरे महल्ले में उनकी बेटी से मुताल्लिक ये बात ज़बान ज़द आम थी कि उस पर किसी खौफनाक आसेब का असर है और उसकी वजह से उस पर अक्सर ख़तरनाक किस्म के आसेबी दौरे पड़ते रहते थे। और इसी हिस्ट्रियाई जुनून में आकर उसने अपनी माँ के पेट में छुरी मारकर उसे हलाक कर डाला था और अपनी बड़ी बहन फायजा का चेहरा भी बुरी तरह जख्मी कर डाला था। इन वाक़यात के बाद तो महल्ले के लोगों ने तैमूर को यह मशवरा भी देना शुरू कर दिया था कि शगुफ्ता को फिलफौर पागल खाने में दाखिल करवा देना चाहिए था या फिर उसे किसी नेक आमिल या पीर बाबा को दिखाना चाहिए था। ये वो सब बातें थीं जिन पर तैमूर गौर कर रहे थे। उन्होंने एक और बात भी महसूस की थी कि जब उनकी बड़ी बेटी फायजा अपनी छोटी बहन शगुफ्ता की उम्र को पहुंच चुकी थी तो उसके धड़ाधड़ रिश्ते आना शुरू हो गए थे, जबकि शगुफ्ता के सिलसिले में अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था, हालांकि वो शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। यही सबब था कि जब शफकत पहली बार उनकी बेटी शगुफ्ता का रिश्ता अपने भांजे नासिर के लिए लेने आए तो ये जानने के बावजूद कि उनका भांजा नासिर उनकी बेटी शगुफ्ता से कम पढ़ा लिखा और एक मामूली दुकानदार था, वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गए थे। बाहर तौर जब इस सिलसिले में उन्होंने अपनी बेटी शगुफ्ता को आगाह करते हुए उसका इंदिया लेना चाहा तो शगुफ्ता ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। अगरचे तैमूर को इस बात की पूरी तवक्को थी कि उनकी बेटी शगुफ्ता इस रिश्ते से साफ इनकार कर देगी, लेकिन मौजूदा हालात का उन्होंने जिस दूर अंदेशी और बारीक बीनी से जायजा लिया था वो उन्हें झुटला भी नहीं सकते थे। चुनाचे उन्होंने शगुफ्ता को वाज़ेह अल्फाज में समझाने की कोशिश की। देखो बेटी, मैं तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना नहीं चाहता, लेकिन मौजूदा हालात में मेरा ख्याल है नासिर जैसे सीधे सादे और शरीफ लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। शगुफ्ता ने संजीदगी से कहा, अब्बू मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अभी मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और फिर इतनी जल्दी भी क्या है। तैमूर बेटी की यह बात सुनकर खामोश हो गए। उसके चंद रोज बाद तैमूर अपने दोनों बच्चों साजिद और शगुफ्ता के साथ अंधेरी कोठी में शिफ्ट हो चुके थे। अपना मकान उन्होंने किराए पर दे दिया था। अंधेरी कोठी में आकर उन्होंने अपने कमरे बांट लिए थे। साजिद बेचारा नाबीना था, इसलिए उसका कमरा शगुफ्ता और तैमूर के कमरों के दरमियान रखा गया था। कोठी की ऊपरी मंजिल को भी काबिल रिहाइश बना दिया गया था, लेकिन वो हिस्सा खाली था और टाली वाले बाबा की नसीहत के मुताबिक उसे भी आबाद करना था। चुनाचे तैमूर ने किराएदारों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने कोठी के बाहर ऊपरी मंजिल की बैरूनी तरफ एक बड़ा सा बोर्ड भी किराए के लिए खाली है लिखकर लगा दिया था। अंधेरी कोठी के जिस कमरे में उस आसेबी मखलूक की शिकस्ता कब्र थी वो कोठी के जुनूबी और कदरे बईद तरीन गोशे में था। उसके दरवाजे की मुरम्मत करवा के उसे बंद कर दिया गया था और टाली वाले बाबा ने उस कमरे में जाने से उन्हें सख्ती से मना कर रखा था। ये काम करने के बाद तैमूर ने टाली वाले बाबा से मुलाकात करना जरूरी समझा और वो एक रोज उनके पास जा पहुंचे।